नसर की सूरत में अपने कलाम में पेश किया। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपने नसर को, अपने गद्य को, अपने तंज़ुम मिज़ा के मुश्तर से इस महफिल को गरमा दे, जहार बना दे और आपको हंसने हंसाने पर मजबूर कर दे। जनाब संपत सरल हिंदी और उर्दू मुशायरों की बहुत ही यकसा मकबूलियत में नाम रखने वाला, एक बहुत अहम मकाम रखने वाले शायर जनाब संपत सरल। आप सब लोगों का अभिवादन। डॉक्टर खालिद अनवर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम इस शाम में आपने मुझे आमंत्रित किया। आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में थोड़ी आवाज़ें आती हैं, लेकिन अच्छा लगता है। कम से कम मौन तो टूट रहा है। आपने अभी अंकिता सिंह जी को सुना, उनको थोड़ी शिकायत थी कि आपने उनको ढंग से नहीं सुना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सुनने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप समझने का थोड़ा सा नजरिया बदलो। जैसे बताया गया कि 2 बच्चे खो गए, दरअसल 2 बच्चे नहीं खोए, 2 बच्चों के माँ बाप खो गए। हाँ, बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं कार्यक्रम सुनने। बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं की उपस्थिति भी इस तरह के कार्यक्रमों में, कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में बढ़ती है। ये समाज की जागृति का प्रमाण है कि समाज जागा हुआ है। और एक निवेदन कर दूं, अगर शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। हाँ, मैं कविताएं नहीं सुनाता, शायरी नहीं सुनाता, मैं गद्य सुनाता हूं, जिसे उर्दू में नस्र कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं। तो पहले ये शिकायत आप दूर कर लें कि कवि सम्मेलन मुशायरे में ये क्या सुना रहे हैं। जो समसामयिक विषय है, आज के शाम भाईचारे के नाम है। देश में जिस तरह का माहौल है, एक निवेदन कर दूं, ये गांधी की कर्मभूमि रही है। गांधी, यहीं से गांधी बने थे, इसी चंपारण से गांधी बने थे। तो मैं खुद बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सभी जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के लोग यहाँ बैठे हैं। ये किसी एक कम्युनिटी का कार्यक्रम नहीं है। देखो, इधर साधु महाराज बैठे हैं और कितनी तल्लीनता से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। सन्यासी जी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। दुनिया मोहब्बत से चलती है। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो देश में जिस तरह की हालात हैं, लोग अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं सुनने के लिए बुलाया भी नहीं जाता। मुझे तो ये देखने के लिए बुलाते हैं लोग बाग कि देखे तो सही इस दौर में सच बोलने वाला आदमी दिखने में कैसा होता है। तो बस 10-15 मिनट आपका मन लगाऊंगा मैं। मीडिया के लोग भी यहां हैं। काफी कुछ मीडिया पे कहा गया, उनसे बड़ी शिकायत है हमारी। मैं एक लघु कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। ये कोई बात नहीं, आप आहिस्ता से चलिए। देखो, मुझे कोई शिकायत नहीं। आखिर तक इस मुशायरे कवि सम्मेलन में वही लोग बचेंगे जो या तो जौहर कानपुरी साहब को सुनना चाहते हैं, या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। दूसरी बात ज्यादा सही है। और मैं डॉक्टर साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल देश में जिस तरह के हालात हैं, परिवर्तन भी इसी बिहार की भूमि से होना है। क्योंकि समय तो हर चीज का होता है, तो बदलाव भी आएगा। एक लघु कथा आप सुनिए, वरना मैं भी मन लगाने के लिए आपका कुछ भी सुना सकता हूं। हंसी मजाक की बातें हैं। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और जैसी जैसी शायरी हो रही थी, जो कवियत्रियों ने सुनाई, शायराओं ने सुनाई, बड़ा उछल उछल के दांत दे रहे थे। लेकिन इतना निवेदन कर दूं, नौजवान ज्यादा गंभीर है इस मामले में। शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है।
जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। लोग मुझसे ऐसी उम्मीद करते हैं जैसे मैं कोई मोदी जी का विरोधी हूं। सुनते हैं तो ऐसे इमेज बना दी देश में जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। ऐसा नहीं है। कोई भी कवि और शायर सत्ता का विपक्ष होता है और वो उस दौर की जो हकीकत है वो जनता के सामने रखता है। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि मोदी जी 19 में दोबारा अपने विकास के दम पर जीत करके आए तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए शर्म नहीं आती। ऐसा नहीं है। एक लघु कथा आप सुनिए। ब्रेकिंग न्यूज, ये ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब यहां से शुरू होती है कथा। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दी। राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने दावा किया, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अंतिम है तालियां बजाना, 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। वो प्राइम टाइम पर बहस देखते हो, अमूमन 4 जन बहस आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और आपकी मोहब्बत मिलेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। मुझे मालूम नहीं या अखबार में क्या छपता होगा, क्योंकि आजकल एक मोहल्ले की खबरें दूसरे मोहल्ले में नहीं जाती। लेकिन हमारे यहाँ अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है। बोलो हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। तो ऐसे मीडिया से आपको ज्यादा अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए। गांधी का पूरा साहित्य आप पढ़ो, लेखन। आजादी के आंदोलन में भी इस मुख्य धारा की मीडिया का कोई रोल नहीं था। जो हमारा समाज जैसे छोटे अखबार निकलते हैं, वही दरअसल बड़े अखबार हैं जो समाज की सच्चाई छापते हैं। वो तो वरना तो ये मुख्य धारा का मीडिया तो तब भी धंधा कर रहा था। तो गांधी का जो दर्शन है वही इन तमाम परिस्थितियों से उबार सकता है, बचा सकता है। हम क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, ये तक भी कोई और 7 समंदर पार बैठा तय कर रहा है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई
कि अगर गांव में मेले भरेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा आज भी मेले से खरीदेगा तो फिर मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे? दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। गांधी की धरती है इसलिए कह रहा हूं, बाजार हर युग की जरूरत है, लेकिन दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। चाहे वो कोरोना हो, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, हथियार बना लिए, दवाइयां बना ली, अब उनको खपाना है। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। तो जब तक बाजार की बदमाशियां नहीं समझेंगे तब तक इन हालातों से उबर नहीं पाएंगे। दूसरा, ये सोशल मीडिया जो है इसका उपयोग भी सीमित किया करो, लड़ाई जमीनी ठीक रहती है। और इस समय देश में विचारधारा की लड़ाई है। हमें तो पता है कि डॉक्टर साहब किस पार्टी से है। अभी तो पिछले दिनों एक मैं कार्यक्रम में था, सामने एक विधायक बैठे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के, तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा जी कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं, बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। आइडियोलॉजी का संकट है। और अगर ये नेता लोग डर के मारे या लालच के मारे अगर इसी तरह से पार्टियां अपनी छोड़ छोड़ करके चले जाएंगे तो वो समय भी आ रहा है जब इंडिया इतना डिजिटल हो जाएगा कि ये सब अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बिकेंगे। और पुराने नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। असली झगड़ा है वो आइडियोलॉजी के संकट का है। और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करो, वरना ये आपको होमवर्क देने के लिए IT सेल छोड़ी हुई है। वो एक काम देते हैं, आप गुस्से में आ जाते हो, उनका काम पूरा हो जाता है। ठंडे दिमाग से सोचो। मैं घबराता नहीं हूं, मुझे इस तरह धमकियां वमकियां कभी मिलती नहीं, लेकिन कोई टोकता है तो भी मैं सहज रहता हूं। एक दिन तो 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए, मेरी इमेज मोदी विरोधी की बनाई रखी है, तो एक ने मुझे फोन किया गुजरात से, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है? भाई उधर बढ़त मिल रही है, तुम बड़े व्यंग करते हो, अब दो जवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल है? मैंने कहा जी हाल चाल ठीक है और सुनाने के पैसे लेता हूं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। एक दिन तो एक अफसर ने मुझसे मजाक की, बोले संपत सरल जी आप सरकार के खिलाफ इतना तीखा लिखते हो, कभी ED CBI और इस तरह के इनकम टैक्स वालों के घर में आ गया तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मैंने कहा साहब देखो, हिंदी लेखक के घर में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? और फिर भी मैंने कहा आप जबरदस्ती फंसाओगे तो इस बार आपकी तालियां उठनी चाहिए। जवाब कैसे दिया जाता है? मैंने कहा फिर भी आप जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि जिसको ही भाजपाई करप्ट और अपराधी बताते हैं वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। तो इनसे होमवर्क मत लो। एक मैं लेख सुना देता हूं और फिर अपनी जगह लेता हूं। रचना का शीर्षक आप सुनेंगे, उसी में आप तालियां बजा देंगे। बस 2-2.5 मिनट की बात है, समय की अपनी सीमाएं और लोगों को भी सुनना है। और देखो, ये विपक्ष वाले भी एक ही आदमी को ज्यादा टारगेट करते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री की डिग्रियों पे सवाल उठा दिए, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने IIT एजुकेशन लोन लेकर IIT की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको ITI करनी पड़ी। हालांकि बाद में उनकी पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ MA कर रखा बल्कि BA भी कर रखा है। और ये अबरार साहब कह रहे थे, बोले क्यों भैया, जब प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो सहजता से लिया करो। एक रचना मैं सुना देता हूं, बड़े मन से सुन रहे हैं आप, थोड़ी भीड़ ज्यादा है, वो डॉक्टर साहब के प्रति आप लोगों की मोहब्बत है। मैं टाइटल पढ़ता हूं, आप तालियां बजाएंगे, मैं रचना शुरू करता हूं। रचना का शीर्षक है मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बस 3 मिनट का समय चाहता हूं। कोई कुछ भी बात करे,
बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाला कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हथेलियों की बजाय कान फैलाने होते हैं। अब आप ध्यान से सुने, मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। यदि भूले भटके मन की बात भटक कर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। और अब आप व्यंग देखें, वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और इस बार मैं पहली बार तालियां मांग रहा हूं, आपकी इस पूरा निचोड़ देखना इस रचना का। दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करने वाले से लोग फिर उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। ऐसी अंतिम है, ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को ज्ञान सिखाते हैं, अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। अब फिर आपकी तालियां उठेंगी, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है।